हमारा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा है संघवाद। कल के वीडियो में हमने संघवाद के बारे में पढ़ा और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। तो आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं और उन 193 में से 25 ऐसे देश हैं जिनमें संघीय व्यवस्था लागू की गई है। 25 देशों में संघीय व्यवस्था लागू की गई है और कुल जनसंख्या का लगभग 40% संघीय व्यवस्थाओं में रहता है। 40% कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 40% संघीय व्यवस्था के अधीन अपना रहता है। तो आइए आज हम भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हमने पीछे की वीडियो में देखा कि संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम उनकी तुलना भारतीय संघीय व्यवस्था से करते हैं। क्या वो सभी विशेषताएं भारतीय संघीय व्यवस्था में भी देखने को मिलती हैं? तो उन कल वाली जो विशेषताएं हमने पढ़ी थी उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली विशेषता थी हमारी 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकार का होना। ऐसा है हमारे भारत में भी। दूसरी बात है कि एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं दोनों स्तर की सरकारें। तीसरा है लिखित संविधान का होना जरूरी और संघीय शासन के जो मौलिक प्रावधान है उनमें अगर कोई बदलाव करना है तो दोनों स्तर की सरकारें बराबर रूप से जिम्मेदार होती है। फिर हमने वित्तीय स्वायत्तता के बारे में भी एक विशेषता के बारे में जाना था और आखिर में हमने पढ़ा था कि संघीय व्यवस्था की विशेषता है कि उससे दोहरा फायदा है, दोहरे उद्देश्य हैं। पहला तो वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखती है। दूसरा जो राज्यों की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है उसको भी बनाए रखती है। तो हमारे भारत की संघीय व्यवस्था में 7 की 7 विशेषताएं हैं। भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो साथ मिलकर रहने का संघ है, साथ रहकर चलने वाला संघ है। बाकी दुनिया के और भी बहुत सारे ऐसे संघ हैं जिनमें साथ रहकर चलने की व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन भारतीय व्यवस्था में राज्यों को काफी शक्तियां दी गई है। आप देखिए कि बेल्जियम और श्रीलंका में, बेल्जियम में संघीय व्यवस्था अपनाई गई, श्रीलंका में तो एकात्मक व्यवस्था ही है। तो बेल्जियम की संघीय व्यवस्था अपनाने में भी इतनी दिक्कतें आई, वहां तो सिर्फ 2 ही भाषाओं के लोग थे जिनमें तनाव था। लेकिन हमारे यहाँ पर तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत विविधता है। तो उसके चलते हुए भी भारतीय संघीय व्यवस्था को सफल बनाना एक चुनौती से कम नहीं था। हमारे देश में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। हमारे देश के संविधान में भारत एक राज्यों का संघ है। भारत को संघात्मक राज्य कहीं भी नहीं लिखा गया है। पहले आर्टिकल में ही लिखा गया है, भारत के संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो भारत में संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई हैं, 3 सूचियां दी गई हैं, जिसमें देश के सभी विषयों को 3 लिस्ट के अंदर बांटा गया है। पहली लिस्ट केंद्र सूची, सेंट्रल लिस्ट जिसे हम कहते हैं। दूसरी है राज्य सूची जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं और तीसरी है समवर्ती सूची जिसे कॉन्कॉर्ड लिस्ट कहते हैं। तो सभी विषयों को इन 3 सूचियों में डाला गया है। पहली सूची है केंद्र सूची जिसमें 100 विषय हैं, 100 सब्जेक्ट हैं हमारी केंद्र सूची में। और केंद्र सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को अर्थात संसद को है। संसद हमारे देश की सबसे बड़ी विधान पालिका है, पूरे देश की विधान पालिका है और कानून बनाने का कार्य संसद का होता है। देश के लिए कोई भी कानून बनाना है तो संसद कानून बनाती है। तो केंद्र सूची के 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। और ये जो 100 विषय हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनमें जैसे विदेशी मामले, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने से संबंधित कोई मामला,
संचार से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, रक्षा से संबंधित और जनगणना से संबंधित इस तरह के मामलों को केंद्र सूची में रखा गया है, सेंट्रल लिस्ट में रखा गया है। कई बार इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। सेंट्रल लिस्ट में अर्थात केंद्र सूची में कितने विषय हैं, कानून बनाने का अधिकार किसे है और कौन कौन से मुख्य विषय इसमें शामिल किए गए हैं। अब हमारी आती है दूसरी लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें कुल 61 विषय हैं। प्रारंभ में इसके विषयों की संख्या 66 थी, लेकिन अभी इसमें 61 विषय हैं। राज्य सूची के 5 विषय राज्य सूची से निकाल करके संवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। इससे संवर्ती सूची के विषयों की संख्या बढ़ गई है और राज्य सूची के विषयों की संख्या घट गई है। तो स्टेट लिस्ट में कुल विषय हैं 61 और स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। अर्थात जैसे कोई स्टेट लिस्ट का विषय है, हरियाणा में कोई कानून बनाना है तो हरियाणा की जो विधानमंडल है, विधान पालिका है, वो कानून बनाएगी उन विषयों के ऊपर। इनमें मुख्य विषय हैं कृषि से संबंधित, सिंचाई से संबंधित और पुलिस, जेल, स्थानीय शासन से संबंधित। ये इस तरह के विषय हैं जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, राज्य विधानमंडल का होता है। और कुल विषय दिए गए हैं 61। तो आइए अब आगे देखते हैं संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। पहले इसमें 47 विषय थे, लेकिन अभी इसमें 52 विषय हैं, 52 विषय हैं संवर्ती सूची में। और इसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दिया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार भी अपने क्षेत्र में इससे संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा एक ही विषय पर बनाए गए कानून में कोई मतभेद है तो फिर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अंडरस्टैंड? फिर से सुनिए। संवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को है, लेकिन मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे। और इसके मुख्य विषय हैं शिक्षा, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, जनसंख्या नियंत्रण, मजदूर संघ। इस तरह के श्रमिकों से जुड़े हुए कुछ विषय भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। 3 सूची भारतीय संघ में 7वीं अनुसूची में सभी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। केंद्र सूची जिसमें 100 विषय हैं, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, संसद को है। राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं, कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है, राज्य विधान पालिकाओं को है। और संवर्ती सूची जिसमें 52 विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों तरह की सरकारों को है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब कुछ ऐसे विषय भी बच जाते हैं जिनको इन लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। हो सकता है कि जब ये लिस्ट बनाई गई उस दौरान वो विषय हो ही ना, जैसे कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उस समय ये विषय नहीं थे। जब हमारे संविधान में ये लिस्ट बनाई गई तो उस समय ये विषय नहीं थे। तो इन विषयों को, जो ये नए विषय हैं, इन विषयों को अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। और ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं। अवशिष्ट शक्तियों का कोई भी, इससे संबंधित कोई भी मामला है, किसी भी विषय पर कानून बनाना है तो केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब हमारा आता है
ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया यहीं पर कि भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का वितरण किस प्रकार से किया गया है। अंडरस्टैंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इस तरह से आपने डायग्राम बना करके इसको याद करना है। एक एक नंबर में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके और बड़ा 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है इसमें। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं भाषाई राज्य। आपको पता है, आपने गदर मूवी तो देखी होगी कि कैसे कैसे जब भारत आजाद हुआ और भारत 2 टुकड़ों में बट गया तो किस तरह लोगों की विचारों की बहुत ज्यादा आवाजाही हुई थी। लोगों को अपने मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़ करके इधर उधर भटकना पड़ा था। और जो बॉर्डर के राज्य हैं जैसे पंजाब और वेस्ट बंगाल, उनमें तो बहुत ही भयावह स्थिति थी। लोगों को काफी समय तक के लिए कैंपों में रहना पड़ा, रोजी रोटी छिन गई थी, बहुत मुश्किल समय था। तो उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधना बहुत ही मुश्किल लग रहा था और आजादी के समय हमारे देश में 565 रजवाड़े थे। उन रजवाड़ों को भी भारतीय संघ में मिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उसी दौरान ये भी मांग उठने लगी कि भारत को दोबारा से एक बार रीऑर्गेनाइज किया जाए और उसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। आजादी के तुरंत बाद तो इस बात को पेंडिंग रखा गया कि अभी नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि अभी अभी तुरंत हमारा देश का बंटवारा हुआ है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन कुछ राज्यों में तनाव हो गया और राज्यों की भाषा के आधार पर मांग उठने लगी, तो आखिरकार भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और उसने 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो राज्यों की तो अपनी सरकारें हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, जैसे अभी हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को के ऊपर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण रहता है। ओके, अभी हम पढ़ते हैं भाषा नीति के बारे में। तो भाषा नीति भी बनाई गई क्योंकि हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग थे। तो इस तरीके से जब 2011 में जनगणना की गई तो उसमें हमने पाया कि 1300 ऐसी भाषाएं हैं जो बहुत बोली जाती हैं इंडिया में। उन 1300 भाषाओं में से देश की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और बाकी और 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो अगर हम उस जनगणना के आधार पर देखें तो भारत में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत, जो अपनी मातृभाषा हिंदी बताते हैं, उनका प्रतिशत 44% था। और अगर हम उनकी दूसरी भाषा, तीसरी भाषा के रूप में भी अगर हम हिंदी को देखें तो भी 50% से कम लोग ऐसे हैं भारत में जो हिंदी बोलते हैं। और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी मातृभाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत 0.02% है। और अंग्रेजी को अगर दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में भी अगर हम काउंट करें तो 11% से भी कम लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं। तो इस तरह से 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में रखी गई और उन 22 भाषाओं में जैसे कई भाषाएं ऐसी हैं जिनको जोड़ करके एक हिंदी के अंतर्गत रखा गया, जैसे भोजपुरी है, राजस्थानी है, बुंदेलखंडी है। ये ऐसी भाषाएं हैं जिनका स्वरूप हिंदी से मिलता जुलता है, तो इनको हिंदी के अंदर ही सम्मिलित कर दिया गया। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में और आगे सत्ता के विकेंद्रीकरण अर्थात स्थानीय स्वशासन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू।